हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं जो बीकॉम सेमेस्टर 6 का है। सो गाइज ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं वो हम 10 ईयर से कर रहे हैं, बुक से नहीं, क्योंकि 10 ईयर से ही मैक्सिमम पेपर बन के आता है। गाइज मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं, आप बेशक उधर जाके चेक कर सकते हैं। इवन मैंने बुक भी डाल रखी है, अगर आप चाहें तो बुक डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं अभी हम कौन कौन से टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं। सो गाइस टाइप ऑफ कस्टमर हमने पहली वाली वीडियो पे पढ़ लिया है पार्ट 1 में, तो हम इस वाले में व्हाट प्रिक्वेशंस पढ़ेंगे और टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। व्हाट टाइप प्रिक्वेशन जनरली आर टेकन बाय द बैंक वाइल डीलिंग विद द पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज अकाउंट। तो बैंक कौन कौन से प्रिक्वेशंस रखनी चाहिए बैंक को जब वो पार्टनरशिप फर्म्स के साथ डील करे या कंपनीज़ के साथ डील करे। तो आज ये पहले पढ़ लेते हैं, कंपनीज़ के साथ जब डील करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस बैंक को रखनी चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो जॉइंट अकाउंट कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, बोले तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि प्रॉफिट के लिए बनती है नॉर्मली। द मेंबर ऑफ कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो इनके मेंबर्स होते हैं क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? कैपिटल। दिस कॉमन कैपिटल इज़ डिवाइड इनटू शेयर्स, और ये कॉमन कैपिटल किस में डिवाइड हो जाते हैं? शेयर्स में। और ये इसकी जगह इट होगा। इट मेंबर इज़ अ शेयर होल्डर, और इनके मेंबर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं इनको। द शेयर आर ट्रांसफरेबल, और इनके शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। वाइल ओपनिंग सच अकाउंट द बैंकर शुड बी अ वेरी केयरफुल एंड ही शुड एडोप अ फॉलोइंग प्रिकॉशंस। तो जब भी कंपनी से डील करते हैं बैंकर्स तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि उनको भाई डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको चेक करने चाहिए? सबसे पहला आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या उनसे होते हैं? जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है और रजिस्टर होने के बाद जो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है उसे बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। रजिस्टर किसमें? कंपनीज एक्ट में जब रजिस्टर होती है तब। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? रजिस्ट्रार हमको देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इसको ये क्या, इस डॉक्यूमेंट को उनको चेक कर लेना चाहिए। तो अब आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमिटमेंट। तो ये क्या होता है? ये जब, ये पहली बात तो ये समझ लीजिए ये सिर्फ मिलता ही पब्लिक कंपनी को है। और ये कब मिलता है? जब कंपनी अपना फॉर्मेशन प्रोसेस पूरा कर लेती है। फॉर्मेशन प्रोसेस बोले तो बनने की प्रक्रिया पूरी कर लेती है, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है बोले तो जो रजिस्ट्रेशन टाइम होता है, तो उस बीच में जितना रजिस्ट्रेशन टाइम लगता है उतने टाइम तक के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमिटमेंट इनको मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगेगा, ठीक है, उस टाइम तक क्या कोई भी कंपनी खाली तो नहीं बैठेगी, कोई ना कोई अपना काम करेगी, जो उनका काम है वो काम तो करेगी, और बिना रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन के बदले में तब तक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमिटमेंट इशू किया जाता है कि भाई आप अपना काम पूरा कर लीजिए। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब इस सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। ओके, तो अब आ जाता है सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है? ये नॉर्मली किस लिए किया जाता है? ये ऑब्जेक्टिव बताते हैं, पावर्स बताते हैं, रूल रेगुलेशन पॉलिसी बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई आपकी कंपनी कैसे चलेगी, आपके पास पावर्स वगैरह क्या हैं। तो ये सब भी क्या बैंकर को चेक करना चाहिए, ठीक है। ये सब भी किसी कंपनी की, जो भी कंपनी के मेमोरेंडम है, एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये सब भी बैंकर को चेक करने चाहिए। तो अब आ जाता है सेकेंड, चेकिंग ऑफ रिसोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखती है जिसमें एक रिजोल्यूशन पास करती है। उस रिजोल्यूशन में क्या होता है कि भाई हम कौन सा अकाउंट खुलाएंगे या किस बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, ऐसे ही डिसाइड होता है। या कौन इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा, कौन उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स देगा, और अगर हम इन फ्यूचर लोन लेते हैं तो कितना लोन लेते हैं और कितनी हम अपनी एसेट गिरवी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो आज ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो रिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी मस्ट बी चेक्ड, जो उनका एजेंडा है उसे चेक करना चाहिए। इट इज़ मस्ट बी असाइंड बाय द चेयरमैन एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, इनके द्वारा साइन होने चाहिए। एंड इट मस्ट बी कंटेन अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनके पास होने ही चाहिए। तो इसमें क्या है? अ नेम ऑफ द ऑथोराइज पर्सन हु विल ऑपरेट द अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो उस बंदे का नाम होना चाहिए जो कि कंपनी के अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ओके,
दूसरा आ जाता है द नेम ऑफ द पर्सन हु विल एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कराएगा उस पर्सन का भी नाम होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। टाइप ऑफ कंडीशन रिलेट टू पावर अबाउट द बोरिंग और लैंडिंग। मोटरेज डेलीगेट बाय द कंपनी मस्ट बी चेक्ड केयरफुली बाय द बैंकर। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है किसी भी कंडीशन में कंपनी कितना उधार ले सकती है, या ये कह लीजिए कंपनी की कितनी पावर है उधार लेने की, ठीक है। ये और क्या है, और बदले में कितना वो मोटरेज देगी या दे सकती है, कितनी पावर है उसकी मोटरेज देने की, ठीक है। मोटरेज बोले तो कोई भी एसेट हो जाती है या बिल्डिंग हो जाती है। डेलीगेटेड बोले तो उसको सौंपना, देना, उधार देना, ठीक है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े ये क्या है, ये बैंकर को चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। जो 3 पॉइंट पढ़े कि उस पर्सन का नाम होना चाहिए जो अकाउंट हैंडल करेगा, और जो एग्जीक्यूट कराएगा डॉक्यूमेंट्स उस पर्सन का नाम पता होना चाहिए बैंकर को। तो मतलब ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए किसी भी बैंकर को। तो अब थर्ड आ जाता है डायरेक्टर अकाउंट इन द सेम बैंक। जो डायरेक्टर का अकाउंट है और जो कंपनी का अकाउंट है वो दोनों एक सेम बैंक में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इन द सेम बैंक। तो वो दोनों ही सेम बैंक में होना चाहिए। एंड बैंकर शुड कीप एन आई दैट देयर शुड बी नो रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द फंड बिटवीन टूज। तो उन दोनों का अकाउंट एक तो सेम में होना चाहिए, और बैंकर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों अकाउंट में कोई रॉन्गफुल कन्वर्जेशन, मतलब रॉन्गफुल ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही जो नहीं होनी चाहिए, जो बेफालतू, जैसे कई डायरेक्टर होते हैं ना पैसे मारते हैं कंपनीज़ के, तो उस तरीके से कोई गलत ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही। तो अगला आ जाता है फोर्थ, चेकिंग ऑफ लिमिट्स चेक करना। अ बैंकर मस्ट चेक दैट अ कंपनी मे बी यूज द पावर ऑफ बोरोइंग दैट द फिक्स लिमिट। जो फिक्स लिमिट है कंपनी की उससे ज़्यादा तो वो नहीं यूज़ कर रही, बस इतनी सी है। और अब आ जाता है वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप केस में क्या होता है, इन कंपनी इज़ वाउंड अप एंड लिक्विडेटर इज़ अपॉइंट द बैंकर्स विल स्टॉप द पेमेंट टिल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लिक्विडेटर। तो जो लिक्विडेटर हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी हिसाब से पैसे बटेंगे, पैसे को पेमेंट होएगी, ठीक है। कि भाई कंपनी अपने हिसाब से किसी को पेमेंट नहीं कर सकती जब तक बैंकर लिक्विडेटर अपॉइंट करवाएंगे और वो लिक्विडेटर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किसको कितना पैसा जाएगा, तो फिर जाके उस पैसे मिलेंगे लोगों को। तो आइए अब देख लेते हैं कि अगर बैंकर किसी पार्टनरशिप अकाउंट के साथ डील करता है तो उसको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पार्टनरशिप इज़ अ क्रिएट बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप क्या है, ओरल और रिटन एग्रीमेंट दोनों ही हो सकते हैं। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और इनका रिलेशन किस के लिए होता है कि भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट बांटने के लिए। पार्टनरशिप मे बी कैरी ऑन बाय ऑल द मेंबर और बाय द सिंगल ऑन द बिहाफ ऑफ अदर इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट क्लियर देन द सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू अ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनरशिप डीड क्लियर नहीं है तो किसके द्वारा सेटलमेंट होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा सेटलमेंट होगी। किसी भी उनके अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी कुछ भी होता है तो आइए अब देख लेते हैं कि अगर बैंकर किसी पार्टनरशिप अकाउंट के साथ डील करता है तो उसको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पार्टनरशिप इज़ अ क्रिएट बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप क्या है, ओरल और रिटन एग्रीमेंट दोनों ही हो सकते हैं। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और इनका रिलेशन किस के लिए होता है कि भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट बांटने के लिए। पार्टनरशिप मे बी कैरी ऑन बाय ऑल द मेंबर और बाय द सिंगल ऑन द बिहाफ ऑफ अदर इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट क्लियर देन द सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू अ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनरशिप डीड क्लियर नहीं है तो किसके द्वारा सेटलमेंट होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा सेटलमेंट होगी। किसी भी उनके अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी कुछ भी होता है तो आइए कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उनको तो वो पढ़ लेते हैं।
तो जो पहला प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि मतलब जो पहली चीज़ है कि भाई जो बैंक अकाउंट खुलेगा वो फर्म के नाम के ऊपर ही खुलेगा, ठीक है, वो किसी पर्सन के नाम पे नहीं, फर्म के नाम पे खुलेगा। ओके। और जो भी पार्टनरशिप डीड है या कोई भी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है या पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है तो उसके बारे में बैंकर को पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में उनको डीप स्टडी होनी चाहिए केयरफुली। तो थर्ड आ जाता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ओके। और फोर्थ आ जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी बैंक के द्वारा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, जब आप बैंक अकाउंट खुलेगा तब उस टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी या जो भी इंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उसके ऊपर सभी पार्टनर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ओके। तो फिफ्थ आ जाता है और बैंकर्स को सैंपल ऑफ सिग्नेचर सभी पार्टनर्स के लेने ज़रूरी हैं, और जो ऑपरेट कर रहा है, जोन सा पार्टनर या जोन सा पर्सन ऑपरेट कर रहा है अकाउंट को, उस पर्सन के सिग्नेचर भी ज़रूरी हैं। फिफ्थ वाला हो गया। तो अब सिक्स्थ आ जाता है कि एक तो एडवांसिंग लो, जो भी एडवांस लिए जाएंगे उसमें जो भी लो है पार्टनरशिप डीड में, और एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटी डीड बोले तो जो भी गारंटी डीड है इनकी, उसके ऊपर सभी पार्टनर के सिग्नेचर होने चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए किसी बैंकर को। तो सेवंथ आ जाता है जब कोई पार्टनर एंट्री होएगा या किसी पार्टनर की डेथ होएगी या जब कोई विड्रॉल होएगा तो उससे जुड़े हुए सारे प्रोविज़न बैंकर को पता होने चाहिए। कौन से प्रोविज़न? जो पार्टनरशिप एक्ट में जो भी प्रोविज़न लिखे हुए हैं डेथ के अकॉर्डिंग या एंट्री के अकॉर्डिंग या जो भी विड्रॉल करेंगे कोई पार्टनर, तो उसके ऊपर सारे प्रोविज़न उनको पता होने चाहिए। तो गाइस, तो ये सारे पार्टनरशिप के हो जाते हैं। तो अब आ जाइए देख लेते हैं टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हमारे पास कितने हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आ जाता है टाइप ऑफ डिपॉजिट। तो कौन कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट हैं? पहला सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट को हम क्या सेविंग बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरा करंट डिपॉजिट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट, चौथा रिकरिंग डिपॉजिट। तो आइए इसे एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए सही से। तो पहला आ जाता है सेविंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट। तो उसको ऑपरेट कौन कौन करता है? हु हैव अ डिफाइंड इनकम एंड लुकिंग फॉर अ सेविंग। जिसकी डिफाइंड इनकम है बोले तो रेगुलर इनकम है, और जो सेविंग के लिए देखते हैं नॉर्मली इसके एग्जांपल क्या है? लेबर और एम्प्लॉय, ये लोग देखते हैं। तो अब आ जाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट इन अकाउंट। जो भी बैलेंस आप डिपॉजिट करते हो अकाउंट पे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर देन द फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट जो होता है कम होता है किससे? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से कम होता है। अब आ जाता है विड्रॉल। तो विड्रॉल में क्या होता है? तो रीड कर लेते हैं एक बार। विड्रॉल कैन बी मेड आइदर बाय साइनिंग अ विड्रॉल फॉर्म, बाय इशूइंग अ चेक, बाय एटीएम कार्ड। तो विड्रॉल कैसे कैसे किए जा सकते हैं? एक तो विड्रॉल फॉर्म पे भर के, और दूसरा चेक इशू करके, और तीसरा एटीएम कार्ड से भी हम पैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मली बैंक पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट। तो नॉर्मली जो बैंक्स है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं नंबर ऑफ विड्रॉल्स बोले तो आप बहुत बार इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। मान लीजिए एक दिन में कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते अमाउंट का, या बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाइम विड्रॉल नहीं कर सकते, तो इस तरीके कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो अब आ जाता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अकाउंट कैन ओपन विद द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट और इंटरेस्ट इज पेड इन दिस मिनिमम डिपॉजिट एंड मनी कैन बी डिपॉजिट एनी टाइम इन दिस अकाउंट। तो इसमें क्या क्या है कि जो मिनिमम डिपॉजिट है इसमें आपको करना पड़ता है तभी आपका अकाउंट खुलता है, और जो इंटरेस्ट है उसमें मिलता है। जो आपका मिनिमम डिपॉजिट आपने इसमें करते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसमें डिपॉजिट आप कभी भी कर सकते हो। ओके। तो अब करंट अकाउंट के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। क्या है करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट में क्या है देख लेते हैं। बिग बिजनेसमैन, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज़ टू मेक पेमेंट थ्रू देयर बैंक अकाउंट। तो इसमें जो यूज़र हैं जो ऑपरेट करते हैं वो कौन होते हैं? बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जो कि ये अपनी पेमेंट करने के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं या करंट डिपॉजिट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो अब इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है वो देख लेते हैं।
द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस, राइदर द अकाउंट होल्डर पे सर्टेन अमाउंट ईच ईयर एज अ ऑपरेशन चार्ज। तो जो बैंक अकाउंट, इसमें जो इंटरेस्ट है वो मिलता ही नहीं है, ठीक है, बल्कि इनको ऊपर से चार्ज पे करना पड़ता है, ऑपरेशनल चार्ज इनको पे करना पड़ता है। ओके, तो विड्रॉल देख लेते हैं। विड्रॉल में क्या है? विड्रॉल कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम और एनी अमाउंट। विड्रॉल आप कितनी भी बार कर लो और कितने भी अमाउंट का कर लो, अगर आपके पास बैलेंस है तो। ओके, तो आप डिपॉजिट देख लेते हैं। डिपॉजिट्स में क्या है? दिस अकाउंट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट वाइल ओपनिंग द अकाउंट। तो इनको भी मतलब कुछ मिनिमम डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है जब आप अकाउंट खोलते हैं, लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में होता है। तो अब आइए पढ़ लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में थोड़ा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? दिस अकाउंट कस्टमर वांट टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टाइम। इनके जो कस्टमर होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, जो अपने पैसे को ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड वांट हायर रिटर्न और लो रिस्क। और वो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं लो रिस्क पे, या ऐसा कह लीजिए विदाउट रिस्क। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय हो गए, लेबर हो गए। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलते हैं इसमें। मनी इज़ डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक अलाउ द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में डालते हो पैसा तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या, कम मिलता है। इसीलिए देयरफॉर मनी इज़ डिपॉजिट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू अर्न एन इंटरेस्ट एट हायर रेट। तो इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला जाता है जिससे कि इंटरेस्ट रेट जो है हाई मिले। फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट टू एनी डिपॉजिट अकाउंट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करता है, देता है किसी भी डिपॉजिट से, ठीक है, चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट ले लीजिए या सेविंग डिपॉजिट ले लीजिए या करंट डिपॉजिट, उन सब में से ज़्यादा कौन सा देता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो अब आ जाता है विड्रॉल। तो विड्रॉल में क्या होता है? विड्रॉल आर नॉट अलाउड बिफोर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी से पहले आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। हाउएवर, मगर ऑन रिक्वेस्ट द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पर, कैन एनकैश द अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी। तो अगर डिपॉजिटर चाहे तो मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकता है। इन केस, इस केस में क्या होगा? बैंक गिव द लोअर इंटरेस्ट देन व्हाट वाज एग्री अपॉन। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोग एग्री हुए थे तो उससे जो है वो कम इंटरेस्ट देंगे। मतलब आप पैसा तो निकाल सकते हो मैच्योरिटी टाइम से पहले, बट क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है होगा वो कम कर देंगे। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट उतना ही चाहिए तो मैच्योरिटी के बाद निकालोगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अब देख लेते हैं डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं हम इसमें। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट मनी इज़ डिपॉजिट ओनली वन टाइम इन लमसम। तो इस तरीके के डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जो है एक ही बार डाला जाता है, वो भी लमसम में, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। एंड द स्पेसिफिक पीरियड कैन बी 1 to 10 ईयर। और जो स्पेसिफिक पीरियड होता है ये 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में या 10 साल तक हो सकता है। तो अब हम रिकरिंग अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है, ये कौन से डिपॉजिट होते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ पर्सन इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अनदर। तो इसमें जो अकाउंट कैसे खोल सकता है, कोई अकेला बंदा भी अकाउंट खोल सकता है और किसी के साथ मिलके भी अकाउंट खोला जा सकता है। ये रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट। एंड द पर्सन हु यूज़ दिस अकाउंट, सैलरी मैन, प्रीटी ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो इसको यूज़ कौन कौन करता है? नॉर्मली जो सैलरी मैन होते हैं और जो प्रीटी ट्रेडर्स, जो थोड़े बहुत कुछ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके इंटरेस्ट रेट पे। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ ऑन द डिपॉजिट हायर देन द सेविंग अकाउंट बट लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें जो है हायर है जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उससे कम मिलता है। तो आइए अब इसका देखते हैं विड्रॉल क्या सीन है। द टोटल डिपॉजिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मैच्योरिटी। तो जो भी अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट किया है विद इंटरेस्ट उनको कब, मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। हाउएवर, मगर द डिपॉजिटर कैन ऑल्सो बी अलाउ टू क्लोज द अकाउंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। लेकिन डिपॉजिटर अगर चाहे तो मैच्योरिटी से पहले ही उसको
उस अकाउंट को क्लोज करा सकता है। एंड गेट बैक द मनी अलोंग विद द इंटरेस्ट टिल दैट पीरियड, और वो जब भी निकालेगा तब तक का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। इसमें इंटरेस्ट कोई भी कटता नहीं है, उतना ही मिलता है। ओके, while opening the account of a person has agreed to deposit fixed amount once in a month for a certain period। तो जब ये अकाउंट ओपन होता है तब एक जो भी पर्सन होता है वो एग्री होता है एक फ़िक्स अमाउंट देने के लिए, एक महीने में, हर महीने में फ़िक्स अमाउंट देने के लिए, और एक स्पेसिफिक टाइम तक या इस सर्टेन पीरियड तक। ओके, तो इसी के साथ हमारे टाइप ऑफ डिपॉजिट भी ख़त्म हो जाता है और हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।